At in the last series, we see the Rutherford model, Thomson model. Here we see what is a drawback of the Rutherford model. Rutherford nuclear model of an atom like small scale solar system with nucleus playing the role of massive sun and electron being similar to the lighter planet. The similarity between the solar system and nuclear model suggests that इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जैसे हमने देखा कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा कणों का बमबारी जो है गोल्ड के पतली शीट के ऊपर किया। उन्होंने देखा कि कुछ जो है अल्फा कण जो है सीधे डायरेक्ट 180 डिग्री पे रिटर्न बैक आ जाते हैं, कुछ जो होते हैं अपने एंगल से जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। जो बैक आ जाते हैं जैसे एक पार्टिकल 20,000 में, तो उन्होंने पता लगाया कि और ऑब्जर्वेशन दिया हाइपोथेसिस की कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो है इस एटम के अंदर है, जिसके कारण वो इस जो अल्फा रे जा रही है उससे टकरा के बैक आ जा रही है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो जब लोगों ने आगे इस पे रिसर्च किया तो पाया कि अगर वो जो न्यूक्लियस है और अल्फा इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सराउंडिंग लगाते हैं, सर्किल लगा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करेंगे तो धीरे 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 न्यूक्लियस के पास आएंगे, फिर न्यूक्लियस में वो कोलाइड कर जाएंगे और एटम का जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हाउ बॉडी मूविंग इन ऑर्बिट अंडरगो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन होगा और इसी एक्सेलरेशन में को मैक्सवेल बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन, एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम टू द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कारण आएगा। द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा। Calculation so that it should take an electron only 10 to 8 सेकेंड spiral into the nucleus के सराउंडिंग में वो 8 से 10 सेकेंड रुकते हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। दस रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो ये रदरफोर्ड मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी को एटम स्टेबल कैसे रहेगा उसको डिफाइन करने में फेल हो गया। ये मेजर ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड मॉडल का। अब अनदर सीरियस ड्रॉबैक क्या रहा रदरफोर्ड मॉडल का, इट से नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे रेज को इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कैसे बनती है, इसके बारे में रदरफोर्ड मॉडल जो है बिल्कुल डिफाइन नहीं किया। तो दो सबसे मेजर ड्रॉबैक जो रहे वो क्या रहे रदरफोर्ड मॉडल का, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि बोला कि इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग कर घूमता रहेगा, बीच में न्यूक्लियस है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम को एनर्जी जो है लूज करेगा और न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा और न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब इस जो ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड मॉडल को, इसको इम्प्रूव करते हुए बोहर मॉडल आया। बोहर मॉडल ने क्या हुआ, आफ्टर स्टडी द इंट्रैक्शन, उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैटर का इंट्रैक्शन रेडिएशन विथ मैटर का स्टडी किया और पाया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स का कैसा हो सकता है। उन्होंने इस रिजल्ट को यूटिलाइज किया और मॉडल प्रपोज की, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको एक न्यू सिरे से न्यू ढंग से प्रपोज किया। उन्होंने दो तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पढ़े उसके बारे में, उन्होंने दो थियरी दी। उन्होंने क्या कहा कि ये ड्यूल करेक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मीन्स रेडिएशन पासेज बोथ वेव लाइक एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। कि मतलब बोहर मॉडल का जो बेसिस था, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन है जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनका ड्यूल नेचर होता है, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। Experimentally result regarding atomic structure can explain only assuming quantized electronic energy level। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 4 नहीं होते हैं, वो क्वांटाइज होते हैं, क्वांटा के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब फिर से उन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रपोज किया। अब इसको जो है आगे जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो जेम्स मैक्सवेल ने किया। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट गिव
comprehensive explanation about the interaction between charged body and the behavior of electrical and magnetic field. इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या इन्होंने स्टडी किया जेम्स मैक्सवेल साहब ने, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और इसके इंट्रैक्शन के बारे में उन्होंने डिफाइन किया। आल्सो सजेस्ट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव, उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें दो तरह के फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, क्या, इलेक्ट्रोनेटिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उसमें वो ट्रांसमिट होते हैं। दिस फील्ड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, और जब वेव के फॉर्म में जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम कैन मूव इन द वैक्यूम। जैसे साउंड वेव के लिए क्या एक मीडियम चाहिए, वाटर वेव के लिए क्या एक मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है इसको कोई मीडियम की नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में मूव करता है, ठीक है, जो इन्होंने इस चीज को प्रपोज किया। इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्होंने बताया कि ऑन द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है कई तरह के होते हैं। दिस कंस्टिट्यूट दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उन्होंने फिर से पूरा स्पेक्ट्रम डिफाइन किया कि अगर फ्रीक्वेंसी रेंज इतना है तो ये वेव रेंज इतना है तो वेव है। डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई बाय डिफरेंट नेम। जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जब आप एफएम सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं तो उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 106 हर्ट्ज। यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ माइक्रोवेव ब्रॉडकास्टिंग। अब माइक्रोवेव जो घर में आप फूड को गर्म करते हैं, आप बनाते हैं, उसके लिए माइक्रोवेव रीजन कितना होता है, 1010 हर्ट्ज, 1010 हर्ट्ज। यूज फॉर द रेडार। अब इंफ्रारेड रीजन कितना होता है, 1013, यूज फॉर द हीटिंग। अब देखिए उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन अराउंड 1016 हर्ट्ज, कंपोनेंट ऑफ सन, जो सन का रेडिएशन है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एसएससी में भी पूछा है, जनरल साइंस में पूछा कि अल्ट्रावायलेट रीजन का रेंज क्या होता है, माइक्रोवेव रीजन का रेंज क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज किसे कहते हैं, ये जनरल साइंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 1015 हर्ट्ज इज व्हाट ऑर्डिनरली कॉल्ड विजुअल लाइट। जो उससे कम होती है उसको क्या बोलते हैं, विजुअल लाइट। इट ओनली पार्ट, हमारी आंख को जो दिखाई देने वाली वो क्या होती है, जो हम डायरेक्ट दे सकते हैं वो विजुअल लाइट्स है। अब डिफरेंट काइंड, अब देखिए इनकी यूनिट भी पूछा हुआ है जनरल साइंस के भी क्वेश्चन में और ग्रेजुएशन के और पीजी के एग्जाम में भी, कि हर्ट्ज की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज की, ठीक है, एसआई यूनिट क्या फ्रीक्वेंसी की होती है, वेवलेंथ की क्या होती है, ठीक है, तो एसआई यूनिट या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है, जो नाम दिया गया था हेनरीज हर्ट्ज के बेसिस पे इसको दिया गया। वेवलेंथ का क्या होती है, लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होती है, मीटर। अब देखिए कभी कभी ये सीरीज पूछता है कि कौन सा वेव जो है पहले आएगी, जैसे लॉन्ग रेडियो वेव, फिर आपका एफएम का जो है एएम रेडियो और एफएम रेडियो, दोनों दो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। एफएम रेडियो का भी काफी है क्योंकि इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी होती है। पहले एएम रेडियो आता था जो आप रेडियो सिंपल घर पे सुना करते थे, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, थोड़ा कम होती है, 10⁶, ठीक है, और माइक्रोवेव उससे ज्यादा होती है, 10⁻10, और जो आपका आईआर होता है वो 10⁻12 से लेके 10⁻14, और जो आपका यूवी विजुअल होती है वो 14 और 15 के बीच में होती है। इसमें जो थोड़ा सा ये वाली होती है ज्यादा वाली, उसको बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। वो वेवलेंथ अगर मेजर करें तो 400 से लेके 750, ये भी पूछा हुआ है कि ये विजुअल स्पेक्ट्रा या यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा का रेंज क्या होता है। अगर यूवी विजुअल दे देगा तो 200 to 800, लेकिन सिर्फ विजुअल की बात करेगा तो 400 to 750 नैनोमीटर का जो रेंज होता है उसको बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रा। उसके बाद आता है आपका एक्सरे, जो आपको बोन से इन सब का फ्रैक्चर पता करने के लिए जो करते हैं एक्सरे, इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। उसके बाद होता है गामा रेज, गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, और ये 1 मीटर मोटी जो है लोहे की सीट को भी पेनिट्रेट कर सकता है। अब देखिए इट इज, अब वेव नंबर होता है कि कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव लेंथ वेलोसिटी ऑफ रेट रिलेटेड टू द इक्वेशन नंबर 1, c इक्वल टू होता है न्यू बाई लेमडा, या न्यू बराबर क्या होता है 1/λ, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू होता है। और इस पे क्वेश्चन जनरली पूछता है
या इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1360 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। कह दिया कि एक रेडियो है, मान लीजिए विविध भारती, उसका ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दे दिया 1368 किलोहर्ट्ज या 1368 हर्ट्ज। अब कह रहा है कैलकुलेट करना, क्या करना है, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, कितना लैम्डा का वेवलेंथ वो रिपीट करेगा। तो अभी हमने पढ़ा C इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू। अगर C क्या है आपका, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 1368, उसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 219.3 मीटर। तो अब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो रेडियो वेव का है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसे जो पूछता है वो क्या है कि वेव लेंथ रेंज ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रा एक्सटेंडेड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। अब आपको इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लाना है, तो 1 नैनोमीटर इसका तो क्या होता है पता है, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो अब इक्वेशन वही आप यूज करिए जो भी हमने पढ़ा, इक्वेशन 1 न्यू इक्वल टू C बाई लेम्डा, तो C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की वेलोसिटी, और आपका लेम्डा जो है दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर 400 हो गया, नैनोमीटर के लिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, तो फिर आपकी वैल्यू निकल के आ गई कितना, 7 × 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब ये किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट की है। अब ठीक है, अब न्यू इक्वल टू फिर से वही फार्मूला डालिए, और आपका C इक्वल टू लैम्डा, तो इसमें 3 × 10⁸ में आपको जो निकल के आई 7.5 × 10⁻14, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका 750 × 10⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब ये किसकी है कि विजुअल स्पेक्ट्रा की, जो आपका 4 से लेकर 7.14 हर्ट्ज के टर्म में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। इससे आपका क्लियर हो गया, ओके। अब करिए कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर न्यू, लैम्डा इक्वल टू 55,800 एंगस्ट्रॉम। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, वही न्यू इक्वल टू 1 बाई लैम्डा का फार्मूला लगा देंगे, तो फिर आपका 1.724 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है तो न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा पे आप डाल देंगे, तो 5 × 172 × 10⁻14 सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो आपका सिंपली इस टॉपिक से सिर्फ एक फार्मूले से आप 3-4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। थैंक यू।